हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीटीसी। तो आज हम सब देखेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अगर आप बात करें, चाहे गेट की बात करें या इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें या किसी भी जेई की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का ऐसा चैप्टर है जहां से हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर आप इस पे कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान दें और सही से आप अगर कंसेप्ट कर लें तो आराम से आप इनडिटरमिनेसी के क्वेश्चंस बना सकते हैं। और इतना अच्छा क्वेश्चंस इसमें इतने अच्छे अच्छे आते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी क्लियरिटी रखा है, टॉपिक्स आपको थोड़ा भी क्लियर है, तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पूरा समझेंगे। अगर मैं बात करूं इनडिटरमिनेसी के इंपॉर्टेंस की, तो आप अगर किसी भी जेई की बात कर रहे हैं, कोई भी जेई का एग्जाम का पेपर है, तो वहां पे हमेशा इनडिटरमिनेसी पूछा जाता है। ऑलवेज जो है इनडिटरमिनेसी पूछा जाता है। ठीक है, आप PYQ आप जरा ट्राई करिएगा। जैसे मैं आपको पूरे कंसेप्ट बता दूंगा। आप गेट के PYQ लगाइएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज के आप PYQ लगाइएगा, JEE के लगाइएगा। इवन आप कोई भी लेवल का जो है बुक या नोट्स आप उठा लीजिएगा, आपसे आराम से बन जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, बस आपको कंसेप्ट में ध्यान देना है। ठीक है, तो अब बात करें कि इनडिटरमिनेसी, अगर हमारे एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडिटरमिनेसी सिर्फ 3 टॉपिक्स पे पूछी जाती है: बीम का, ट्रस का और फ्रेम का। बीम, ट्रस और फ्रेम, उसके अलावा इनडिटरमिनेसी किसी भी टॉपिक्स पे नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपकी इनडिटरमिनेसी की, तो 3 चीजों के लिए हमें मेनली पढ़ना है। क्या? बीम। आई होप कि आप सब जानते हो कि व्हाट इज बीम, व्हाट इज ट्रस एंड व्हाट इज फ्रेम। ठीक है, डन। तो इन तीनों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बीम, व्हाट इज ट्रस, व्हाट इज फ्रेम। उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें जो है आगे स्टेप्स में बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बीम। व्हाट इज बीम? तो बीम एक टाइप का मेंबर होता है। बीम एक टाइप का मेंबर होता है जो कि सब्जेक्टेड होता है शियर फोर्स से और बेंडिंग मोमेंट से। या बीम एक टाइप का मेंबर होता है जिसमें जो है ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। ठीक है, बीम इज अ मेंबर जिसमें जो है डिफरेंट टाइप की ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। आपने डिफरेंट डिफरेंट बीम पढ़ा होगा, अगर आप सबको याद हो। आपने पढ़ा है सिंपली सपोर्टेड बीम, आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कैंटिलीवर बीम जो कि एक तरफ फिक्स दूसरी तरफ फ्री होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा फिक्स्ड बीम जो कि दोनों तरफ फिक्स्ड होता है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आपने पढ़ा होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम आपने देखे। ठीक है, तो बीम वो मेंबर होता है जिसमें मेनली जो है ट्रांसवर्स लोडिंग लगता है, जिसमें शियर फोर्स होता है और बेंडिंग मोमेंट होता है। कभी कभी एक्सियल फोर्सेस भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका लोड जो है किस तरफ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बीम इस टाइप का होता है और इसे सेफ के होते हैं। उसके अलावा और भी बीम होते हैं, जैसे कि ओवरहैंग बीम है आपका। ओवरहैंग बीम है। तो ओवरहैंग बीम वो बीम होता है जिसमें स्पैन मोर देन वन होता है एंड द सपोर्ट इज मोर देन 2। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई के एग्जाम में। ओवरहैंग बीम आर दोज बीम विच हैव स्पैन मोर देन वन एंड द सपोर्ट इज मोर देन 2। क्लियर है? तो ये था बीम के बारे में। अब बात करते हैं व्हाट इज ट्रस। तो ट्रस को आपको एग्जाम में कई बार पिन ज्वाइंटेड फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार इसको पिन ज्वाइंटेड फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पिन ज्वाइंटेड फ्रेम के नाम से। अब ट्रस के बारे में 2-3 चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज ट्रस, व्हाट इज बीम, व्हाट इज फ्रेम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ट्रस को हम लोग बोलते हैं पिन ज्वाइंटेड फ्रेम। व्हाट? पिन ज्वाइंटेड फ्रेम। अब बात करते हैं कि ट्रस होता क्या है। तो याद रखिएगा, ट्रस में मेंबर आपस में पिन कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? पिन कनेक्टेड होते हैं मेंबर आपस में। डन। उनके बीच में जो लोडिंग लगती है वो एक्सियल लोडिंग होती है। द लोडिंग इज ऑलवेज एक्सियल लोडिंग। जो लोडिंग होती है वो क्या होती है? हमेशा एक्सियल लोडिंग होती है। द लोडिंग इज ऑलवेज एक्सियल लोडिंग। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले मेंबर जो होते हैं वो पिन कनेक्टेड होते हैं, जो लोडिंग होती है वो एक्सियल लोडिंग होती है। ठीक है, इस एक्सियल लोडिंग यानी कि मेंबर में जो फोर्स आएगा, जो मेंबर फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन एंड टेंशन होगा। सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन और टेंशन होगा। ठीक है, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, ट्रस में जो भी लोड लगेगा, वो हमेशा ज्वाइंट्स पे लगता है, मेंबर के बीच पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर मेंबर के बीच में लगेगा तो मेंबर हो जाएगा बेंड। मेंबर क्या हो जाएगा? बेंड। तो वो बेंड अगर हो जाता है तो वो ट्रस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ट्रस में हमेशा याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन आता है, एक्सियल फोर्स आता है, उसके अलावा उसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो लोडिंग लगेगी वो कहां पे लगेगी? लोडिंग एट अ ज्वाइंट, एट अ
ज्वाइंट, ठीक है, क्योंकि ट्रस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बेटा, ट्रस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको मेनली जो है याद रखना है। पिन कनेक्टेड होता है, एक्सियल लोडिंग होगी जो कि कंप्रेशन और टेंशन के नाम से जाना जाएगा, और लोडिंग जो है वो हमेशा ज्वाइंट पे लगाई जाती है। क्लियर है? तो ये था ट्रस के बारे में। अब बात करते हैं फ्रेम। व्हाट इज फ्रेम? तो फ्रेम वो मेंबर है, फ्रेम को जो एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रिजिड ज्वाइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजिड ज्वाइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजिड ज्वाइंट, ठीक है। तो इसको रिजिड ज्वाइंट फ्रेम के नाम से भी जो है बेसिकली जाना जाता है। क्लियर है? अब बात करें कि भाई फ्रेम, और फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम वो मेंबर है जिसमें जो है बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, एक्सियल फोर्सेस भी आ सकता है, शियर फोर्स भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, शियर फोर्स भी आ सकता है, ठीक है, डन। और इसमें लोडिंग जो है वो मेंबर के बीच में भी लग सकती है, उसमें लोडिंग जो है मेंबर के बीच में भी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है कि जो लोडिंग है वो मेनली जॉइंट पे लगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मेंबर है, यहाँ पे आपने एबी पे आपने जो लोडिंग लगाई, उसकी वजह से एबी क्या होगा, बेंड होगा, लाइक दैट, ठीक है, बेंड होगा। तो एबी, तो कुल मिला के जो फ्रेम गिवन है वो क्या है, एक तरीके का फ्रेम है। क्या गिवन है? फ्रेम गिवन है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज फ्रेम, व्हाट इज ट्रस। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि डिफरेंस बताओ फ्रेम और ट्रस में, तो याद रखिएगा फ्रेम में बेंडिंग मोमेंट होता है, लोडिंग जो है मिड ऑफ द मेंबर एक्ट कर सकती है, बट इन अ ट्रस जो लोडिंग होगी वो हमेशा जॉइंट पे लगेगी, और मेंबर फोर्सेज जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन होंगे, बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा। इन चीजों को आप मेनली ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप कि ये आप सबको आता है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा, थोड़ा सा उन चीजों को हम वापस से रिवाइज करना चाहेंगे। जैसे कि आपको सपोर्ट, सारे सपोर्ट आपको पता है, लाइक हिंज सपोर्ट आपको याद है, हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट क्या होता है, काइंड ऑफ पिन होता है जिसमें दो रिएक्शंस होते हैं, जिसमें मेनली दो रिएक्शंस होते हैं, क्या, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है। वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, ये आप सबको पता है। हिंज सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जिसमें दो रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन हम काउंट करें तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 है, राइट। अगर रोलर सपोर्ट की बात करें, जो रोलर सपोर्ट होता है काइंडा ऐसा, या कई बार ऐसे भी रोलर सपोर्ट को बनाया जाता है। तो रोलर सपोर्ट वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होता है। रोलर सपोर्ट आर दोज विच हैव ओनली द वर्टिकल रिएक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होता है, इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड, आपको अगर आपको याद हो, थर्ड जो है होता है फिक्स सपोर्ट। थर्ड क्या होता है, फिक्स सपोर्ट, जो काइंडा ऐसे फिक्स्ड होता है, जिसमें शियर फोर्स, जिसमें आपका मोमेंट भी आता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आता है और वर्टिकल रिएक्शन भी आता है। वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड मोमेंट तीनों आता है, इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें 3 होते हैं। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। उसके अलावा गाइडेड रोलर भी आपने अगर देखा है तो गाइडेड रोलर भी काइंडा ऐसे होता है, ठीक है, गाइडेड रोलर। तो गाइडेड रोलर में भी वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट होता है, गाइडेड रोलर में भी वर्टिकल रिएक्शन एंड द मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये मेनली नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि इंडिटरमिनेंसी के टाइम पे अगर आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस याद है तो आप विद इन सेकेंड आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करेंगे, हिंज सपोर्ट वो सपोर्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। रोलर सपोर्ट वो है जिसमें सिर्फ एक होते हैं। एंड अबाउट द फिक्स सपोर्ट विच 3 रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड द मोमेंट। अगर बात करें गाइडेड रोलर की, अगर गाइडेड रोलर की बात करें तो गाइडेड रोलर में कितने रिएक्शंस होते हैं, 2 होते हैं, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। क्लियर है? इजी है, समझ आ गया यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते आगे। देखिए आपको ये दिख रहा है स्क्रीन, मुझे क्लियर करिएगा, थोड़ा सा दिख रहा है, डन। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा इनडिटरमिनेंसी। ठीक है, इनडिटरमिनेंसी का मतलब होता है अननोन्स, कितने अननोन्स है। अब वो अननोन कई फॉर्म में हो सकते हैं, मे बी एक्सटर्नल फॉर्म में यानी कि रिएक्शंस हो सकते हैं, इंटरनल फॉर्म में यानी कि वो हो सकते हैं मे बी हो सकते हैं एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। और या तो वो अननोन्स हो सकते हैं स्लोप या डिफ्लेक्शन, अब स्लोप और डिफ्लेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो ये सारे अननोन्स है जो किसी भी बीम में पाए जाते हैं। क्या क्या अननोन्स हो सकते हैं, एक तो रिएक्शन आपका अननोन हो सकता है बेटा, रिएक्शन आपका अननोन हो सकता है। दूसरा अननोन क्या होता है हमारा, इंटरनल फोर्सेस। जैसे कि इंटरनल फोर्सेस की बात करें, इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं बेटा हमारे, शियर फोर्स है, एक्सियल फोर्स है,
एक्सियल फोर्स है एंड व्हाट बेंडिंग मोमेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो अननोन्स होते हैं वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस भी होते हैं। ये मेनली अननोन जो है किसी बीम में पाए जाते हैं और इनको हमें निकालना रहता है। ठीक है, डन। तो इनडिटरमेंसी मेनली इसी पे फोकस्ड होता है, इन्हीं अननोन को हम लोग काउंट करते हैं और इसी के बेस पे हम लोग इनडिटरमेंसी को बताते हैं। अब बात करें इनडिटरमेंसी कितने टाइप की होती है, तो इनडिटरमेंसी मेनली 2 टाइप्स की होती है। वन इज स्टैटिक इनडिटरमेंसी, वन इज स्टैटिक इनडिटरमेंसी एंड दूसरा जो होता है वो काइनेमेटिक इनडिटरमेंसी होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है स्टैटिक इनडिटरमेंसी जिसको ds से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैटिक इनडिटरमेंसी ये मेनली जो है रिएक्शंस के साथ, मेनली जो है एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस के साथ जो है डील करता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टैटिक इंडिटरमेंसीज डील विद द मेनली इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शन। बट अगर बात करें काइनेमेटिक इंडिटरमेंसी की, तो ये जो है डिफॉर्मेशन यानी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन के साथ डील करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा काइनेमेटिक डिटरमेंसीज डील विद दैट, डील विद क्या, डिफॉर्मेशन। एंड ये डिफॉर्मेशन हमारा हो सकता है स्लोप भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। स्लोप भी हो सकता है एंड डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। क्लियर है, यहां तक समझ आया? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टैटिक इंडिटरमेंसी है ये 2 टाइप का होता है। जो स्टैटिक इंडिटरमेंसी है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी और एक होता है इंटरनल इंडिटरमेंसी। मैं थोड़ा सा ना फ्लुएंसी में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। जल्दी बोलने का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमाइजेशन में जो है डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि आपको चीज़ें जो है जल्दी जल्दी समझ आएँ। क्लियर है? तो मैंने बोला कि स्टैटिक इंडिटरमेंसी यार 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी एंड द सेकंड वन इज द इंटरनल इंडिटरमेंसी। ठीक है, एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी और इंटरनल इंडिटरमेंसी। अब एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी क्या होता है, ये डील करता है सपोर्ट रिएक्शन के साथ। इट डील विद द सपोर्ट रिएक्शंस, इट डील विद सपोर्ट रिएक्शंस। ये किसके साथ डील करता है यार, सपोर्ट रिएक्शंस के साथ डील करता है। और इंटरनल डिटरमेंसी जो है, इंटरनल इंडिटरमेंसी जो है वो इंटरनल फोर्सेस के साथ डील करता है। इंटरनल फोर्सेस जैसे कि लाइक एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनल इंडिटरमेंसी डील विद द एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट। और जो एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी है वो सपोर्ट रिएक्शंस के साथ जो है बेसिकली डील करता है। क्लियर है? तो ये था इंडिटरमेंसी। एक बार रिवाइज करेंगे। इंडिटरमेंसी जो है 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक इंडिटरमेंसी और काइनेमेटिक। स्टैटिक फर्दर 2 टाइप का है, एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी एंड एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी और इंटरनल इंडिटरमेंसी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिकली सारी चीज़ों को समझते हैं। अभी भी याद रखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिटरमेंसी, दैट इज बेसिकली हमें अननोन्स निकालने हैं, हमें बेसिकली क्या फाइंड करने हैं, कितने नंबर्स ऑफ अननोन्स हैं। क्लियर है? चलिए तो पहला टॉपिक आपका जो है स्टार्ट करते हैं, क्या, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमेंसी, डीएसई। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर आपने सुना हो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, तो देखिए कोई भी स्ट्रक्चर अगर इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल कंडीशन में है, कोई भी स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल में है, तो उसमें लगने वाले जितने भी फोर्स है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो, उनका समेशन 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्टेबल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में लग रहे हो या मोमेंट या वाई डायरेक्शन में लग रहे हो, या जितने भी मोमेंट लग रहे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, सबका समीशन जो बेसिकली होता है वो 0 होता है। सबका समीशन जो होता है वो बेसिकली 0 होता है। और इन्हीं 3 इक्वेशन से हमारा बनता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल में है तो उसमें एक्स डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है उनका समीशन 0 होगा, वाई डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है उनका समीशन 0 होगा, और मोमेंट वहां पे जो है 0 होगा। ठीक है, ये मेनली जो है 2D के केस में है, जिसको हम लोग प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। 2D है, प्लेन के केस में हम लोग मेनली इसको पढ़ते हैं। क्लियर है? क्या समझ आया कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मोमेंट का समीशन क्या होगा, 0 होगा। ये मेनली 2D में होता है। बट अगर आप 3D की बात करें, वैसे आपके क्वेश्चंस में जो है 3D नहीं पूछा जाता, बट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं 3D में। 3D यानी कि स्पेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो 3D में आप याद रखिएगा, 3D में क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में ऑल दी फोर्सेस का समीशन 0, वाई डायरेक्शन में ऑल दी फोर्सेस का समीशन 0,
जेड डायरेक्शन में ऑल दी फोर्सेस का समीशन 0, मोमेंट एक्स डायरेक्शन में 0, मोमेंट वाई डायरेक्शन में समीशन 0 एंड मोमेंट का समीशन जो है जेड डायरेक्शन में 0। तो दीज आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यानी कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन स्पेस के केस में, 3D के केस में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। क्लियर है? याद रहेगा। क्या याद रखना है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D के केस में 3 है और स्पेस के केस में यानी 3D के केस में कितने हैं? 6 है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा कि व्हाट इज एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी। व्हाट इज एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी, इसको जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया आप सबका। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है 3 होते हैं इन केस ऑफ 2D एंड 6 इन द केस ऑफ 3D। क्लियर है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी हमें क्या बताता है? प्रैक्टिकली समझिएगा, ये बताता है नंबर ऑफ एक्सेस रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सेस रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा हो, या ये हमें बताता है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से जो है हम लोग नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हमें बताता है नंबर ऑफ अननोन एक्सटर्नल रिएक्शन जो कि जो कि जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से हम लोग नहीं निकाल पाते या नहीं फाइंड कर पाते। क्लियर है? तो डीएसई का जो फॉर्मूला बनता है बेटा, याद रखिएगा डीएसई का जो फॉर्मूला बनता है R-3, R-3 बनता है। ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है, पर मेनली चाहे वो बीम हो, ट्रस हो या फ्रेम हो, सबके लिए एक होता है। बट हम लोग सबके लिए अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बीम के लिए। तो बीम के लिए याद रखिएगा, बीम के लिए याद रखिएगा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी वो होता है जो कि बताता है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन मोर देन दैट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन मोर देन दैट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एंड फॉर द बीम जो डीएस का फॉर्मूला होता है, डीएसई का जो फॉर्मूला होता है बीम के लिए होता है R-3। what? R-3, where R is what? Number of reaction, where R is what? Number of reaction, where R is what? Number of reaction। ठीक है, अब ये 3 किस लिए बेटा, ये जरा समझिएगा। व्हाट इज 3 और यहाँ पे 3 का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो 3 बेसिकली बताता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3? तो 3 यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो याद रखिएगा जो बीम के लिए डीएससी का फॉर्मूला है दैट इज R-3। बेसिकली कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? नंबर ऑफ रिएक्शन से माइनस कर देना है 3 को। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बीम के लिए। लेट सपोज बीम के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फिक्स्ड बीम, वन इज रोलर सपोर्ट एंड व्हाट इज हिंज सपोर्ट, और आपसे मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे आप मुझे डीएसई यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी बता दो, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? आप सबको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं? 3, यहाँ पे कितने? 2, यहाँ पे कितने? 1, कितना हो गया? 3, 2, 5, 6। ठीक है, अब डीएसई का आप सबको फॉर्मूला पता है R-3, दैट विल बी व्हाट? 6 - 3, दैट विल बी 3। ठीक है ना? आसान, बहुत आसान है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप विद इन सेकेंड जो है इसका आंसर दे सकते हैं। 2 मिनट रुकिएगा।
हाँ जी, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप ना बस सीखते चलो, कंसेप्ट सीखते चलो। आपको मैं सच बता रहा हूँ, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख के ही बोलोगे सर इसका आंसर ये है। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ सीखते हुए चलना है, कंसेप्ट बनाते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पॉज करिए जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा और खुद से आंसर करिए, ठीक है। चलिए, बाकी मैं आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन नोट करने के साथ। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट आप सब टैलेंटेड लोग हैं, विद इन सेकेंड आंसर देंगे भाई साहब, विद इन सेकेंड। ये आपका एक बीम बन गया, ये एक रोलर सपोर्ट लगा दिया, मजा नहीं आ रहा, एक और हिंज सपोर्ट लगा दो। चलो भाई, अब आप एक काम करो, डीएससी निकाल के दिखाओ, डीएससी निकाल के दिखाओ। देखो अभी ना यहाँ पे मैं कोई लोडिंग कंडीशन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर इसमें लोडिंग लगा हो तब क्या होगा। अभी आप ये मान के चलो कि इस बीम में नॉर्मल यानी कि जनरल लोडिंग है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी है, वर्टिकल भी है, मोमेंट भी है। क्लियर है। अभी यहाँ पे कोई भी स्पेशल केसेस मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल केस हम देख रहे हैं। चलिए बनाइए भाई, टाइम देता हूँ आपको 30 सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम है, आंसर करिए। आ गया आंसर, ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स ओनली। बनाइए बनाइए। डन हो गए 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड डन। चलिए आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, 3। यहाँ पे कितने, 1। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। कितना हो गया, 3 4 4 टू 6 6 टू 8 8 3 11 11 माइनस 3 यानी कि कितना, 8। कितना सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, विद इन सेकंड आप आंसर निकाल सकते हैं यार, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कितना है यार, 3। यहाँ पे कितना, 1, अगेन 2, 1 1 एंड 3। कितना हो गया, 3 3 6 7 8 9 10 11, अगेन 11 11 6 6 4 10 11 11 माइनस 3 दैट इज 8। तो ये बेसिकली 8 आ गया। समझ आ रही बात, कितना आसानी से आप बना सकते हो। और ऐसे ना बतेरे क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में आए हैं, बहुत सारे आए हुए हैं, आप एक बार जाइए और प्रैक्टिस करिए, आपका ना कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, और वो भी बिना गलती के। आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी हम आगे जैसे बढ़ेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन को 3 3 तरीका बताऊंगा चेक करने का, तो आपको समझ आएगा कि यार जब 3 तरीके से हम एक क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं तो बड़ा आसान होगा सीखना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रस। तो ट्रस का एक्सटर्नल स्टैटिक इंटरवेंसी कैसे निकालते हैं, तो ट्रस का जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंटरवेंसी होता है, इसका भी सेम फॉर्मूला है, डी एस इज इक्वल टू होता है आर माइनस थ्री। डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर माइनस थ्री। जैसे कि एक ट्रस हम अगर ड्रॉ कर दें, एक ट्रस अगर हम ड्रॉ कर दें, डन। एक ट्रस ट्रस अगर हमने ड्रॉ किया, ये आपका ट्रस ड्रॉ हो गया, ये गलत मेंबर बन गया, कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा जाना चाहिए था आपका ट्रस्ट के लिए। चलिए नंबर ऑफ रिएक्शंस काउंट करिए, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, राइट। तो कितना हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन, 5। डन। डीएससी निकालिए, डीएससी इज व्हाट, 5 माइनस 3, सो आंसर इज व्हाट, 2। है कमाल की बात, आराम से बना सकते हैं, घबराना नहीं है, बस सीखते चलना है, कंसेप्ट सीखते जाओ, कहीं भी परेशानी जरूरत नहीं आएगी। चलिए इसके अलावा और क्या पढ़ा हुआ है ट्रस्ट में, और भी क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं आप, अगर और भी अगर क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो सपोर्ट रिएक्शंस बढ़ाते जाओ बस। फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये हिंज सपोर्ट लगा दिया, रोलर सपोर्ट, ठीक है। नो नो रिएक्शंस कितना है यहाँ पे, काउंट करिए, 2 1 2 एंड 3। कितना हो गया, 3 2 2 4 5 5 3 5 3 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो दिस इज नंबर ऑफ डीएस जो आपका हो जाएगा कितना, एक सेकेंड,
चलिए नंबर ऑफ रिएक्शन कितना काउंट हो गया 8, so the DSE is what 8 minus 3 that is 5। तो इस तरीके से आप आंसर बेसिकली जो है फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। आई होप कि आप सबको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं फ्रेम की ओर। ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना, सबका एक यूनिक फॉर्मूला है, लास्ट में रिवाइज करा दूंगा, सारा चीज़ एक साथ आ जाएगा। चलिए फ्रेम के लिए भी अगर मैं बात करूं तो फ्रेम को आपको याद रखना कि नाम क्या है इसका, और भी क्या नाम से जानते हैं, रिजिड ज्वाइंट फ्रेम। किसके नाम से जानते हैं यार, रिजिड ज्वाइंट फ्रेम। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, हम लोग पूरी एनालिसिस सिर्फ 2D में कर रहे हैं, 3D में नहीं कर रहे हैं। लेट सपोज एक बीम है, इट इज फिक्स्ड ईयर, इट इज ऑल्सो फिक्स्ड ईयर, और यहाँ पे हमने बना दिया हिंज सपोर्ट, ये आपका फ्रेम बना दिया गया, ये आपका क्या बना दिया हमने, फ्रेम बना दिया। ठीक है, और आपसे अगर मैं ये बोलूँ, आपसे ये बोलूँ कि इसका DSE निकाल दो, तो इसका DSE का भी फॉर्मूला आप सब याद रखिएगा, सेम है R-3, सेम है, क्या है बेटा R-3। तो सेम इज व्हाट R-3 जो है सिंपल फॉर्मूला है, वही लगाना है। कितने रिएक्शंस आ रहे हैं बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3, कितने हो गए 3 3 6 + 2 8, यानी कि DSE इज इक्वल टू व्हाट 8 - 3, दैट इज आंसर इज 5। बस यही करना है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे, कितना भी डिफिकल्ट, कितने भी बीम लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे ही बना दोगे, ऐसे ही बना दोगे, है कि नहीं। ये फिक्स किया, ये हिंज किया, ये रोलर सपोर्ट लगाया, ये हिंज किया, ये फिक्स किया, डन, ये बना दिया फ्रेम। चलिए आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, कितना 2 1 2 3, कितना हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन 6 4 10 11 11 - 3 दैट इज व्हाट 8। अब आप बताओ क्या इसके लिए पेन कॉपी कुछ उठाने की जरूरत है, नहीं है यार, विद इन सेकेंड आंसर दोगे आराम से। ठीक है, बस सीखते चलो, बहुत ही आसान है, मैं सच बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बस कंसेप्ट चाहिए और आंसर आप ना बिना देखे बनाओगे, बिना कॉपी पेन उठाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट क्या है। अब आगे है क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो मैंने आपको फ्रेम के दे ही दिए, आपने कर लिए, फिर भी आप घर में ट्राई करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, फ्रेम थोड़ा सीधा सीधा बनाइएगा। एक और फिक्स सपोर्ट लगा दिया, एक दो, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। उसके अलावा एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं जिसको देख के थोड़ा सा डर सा लगे, पर डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कंसेप्ट वही है, R-3 क्या लगाना है, R-3 लगा लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल लगा लेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है क्वेश्चंस को। ये हिंज सपोर्ट हो गया, ये हिंज सपोर्ट हो गया, एक लाइन और एक ये बीम बना दिया, क्लियर है, निकाल लोगे। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है पर दिक्कत की बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर है, बना लेंगे। चलिए बनाइएगा, ट्राई करिएगा, कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा बड़ा आसानी से आप बना सकते हो, आसान है क्वेश्चन बनाने वाला। चलिए अब आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, आप ध्यान से समझना। देखो जब भी टॉपिक का स्टार्टिंग होता है ना, वहां पे थोड़ा सा दिमाग को सेंट्रल रखा करो और ध्यान से सुना करो। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी हमें बताता है नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस के बारे में, ध्यान से सुनना। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी हमें बताता है नंबर ऑफ अननोन्स के बारे में, कि कितने नंबर ऑफ अननोन है, क्लियर है। और नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस, बेसिकली ये बताता है नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस। और किसी भी बीम में या ट्रस में अननोन फोर्सेस क्या होते हैं, या फ्रेम की बात करें, अननोन फोर्सेस 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो एक्सियल फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, और 3 शियर फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, अननोन इंटरनल फोर्सेस, अननोन इंटरनल इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अननोन इंटरनल फोर्सेस। और ये क्या क्या हो सकते हैं यार, ये क्या क्या हो सकते हैं, शियर फोर्स हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सियल फोर्स हो सकता है। यानी कि 3 अननोन्स बेसिकली हमारे पाए जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। क्लियर है यहाँ तक, समझ आया। चलिए अब बीम से स्टार्ट करते हैं। तो बीम से याद रखिएगा, देखिए चूंकि बीम में अगर आपने रिएक्शन फाइंड कर लिया है, अगर किसी बीम में आपने रिएक्शन फाइंड कर लिया है, तो उस रिएक्शन की सहायता से आप वहां पे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आराम से फाइंड कर लोगे। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, अगर किसी बीम में बेटा, अगर किसी बीम में आपने रिएक्शन निकाल लिया है इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके या किसी का भी यूज करके, तो
अगर आपको रिएक्शन वहां पे पता है तो आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आराम से निकाल लोगे, यानी कि बीम में कोई भी अननोन बचेगा ही नहीं, बीम में कोई भी अननोन बचेगा नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर ट्रस या फ्रेम की बात करें। ट्रस या फ्रेम में अगर आपको रिएक्शन पता भी चल गया है तो भी आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वहां पे फाइंड नहीं कर सकते हैं। ट्रस में अगर बात करें तो एक्सियल मेंबर जो फोर्सेस होते हैं, मेंबर फोर्स, वो आप आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाने पड़ते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, अगर मैं स्पेशली ट्रस की बात करूं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेम में भी आपको अलग अलग मेथड्स जो है सॉल्व करने पड़ते हैं, इनडिटर्मिनेट फ्रेम के मेथड जो है आपको लगाने पड़ते हैं शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीम में आपको रिएक्शन पता है तो आप उसमें शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या जो भी इंटरनल फोर्सेस है वो निकाल सकते हैं, पर और केसेस में, चाहे वो ट्रस और फ्रेम के केस में, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चूंकि बीम में अगर रिएक्शन पता है तो बाकी चीजें निकल सकती है। दैट्स वाई बीम की जो डीएसआई होती है, यानी कि इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी होती है, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये है इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी है, इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी है। ठीक है, इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी दैट इज डीएसआई, और बीम की जो डीएसआई होती है वो 0 होती है। ठीक है, अननोन इंटरनल फोर्सेस के साथ डील करता है, जहां पे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट होता है। क्लियर है, और इसकी जो डीएसआई होती है वो क्या होती है, 0 होती है। डीएसआई इज व्हाट, 0। क्लियर है, देन यहाँ तक ये है इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, जिसको डीएसआई से जो है बेसिकली प्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, जब भी बीम की डीएसआई बोलता है, यानी कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी बोलता है, वो हमें 0 लेना है। अब अगले केस पे जाते हैं। नाउ द ट्रस, ट्रस के केस में डीएसआई का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा पहले। ठीक है, इस फॉर्मूले की अलग इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको ट्रस वाले चैप्टर में और भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m प्लस r माइनस 2j, अगर मैं 2d की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, और m प्लस r माइनस 3j इन द केस ऑफ 3d। पर हमें मेनली जो है 2d पे काम करना है, बेसिकली कहाँ पे काम करना है, 2d पे काम करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे r डैश कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मेंबर, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मेंबर। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर होता है। ठीक है, और r क्या होता है, r होता है नंबर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल r जो होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि 2d के केस में कितना होता है बेटा, आप सबको पता है 3, और 3d के केस में कितना होता है 6। ठीक है, एंड द j इज व्हाट, नंबर ऑफ जॉइंट, j इज व्हाट, नंबर ऑफ जॉइंट, j इज व्हाट, नंबर ऑफ जॉइंट, j इज व्हाट, नंबर ऑफ जॉइंट। तो दीज आर द डीएसआई ऑफ अ ट्रस। ठीक है, डीएसआई का क्या फॉर्मूला है, m प्लस आर माइनस 2j फॉर द केस ऑफ 2d एंड m प्लस आर माइनस 3j फॉर द केस ऑफ 3d। ठीक है, याद रखना है, तो 3 फॉर 3d, 2 फॉर 2d। m is the member, r is the number of equilibrium equation and j is the number of joint। ठीक है, इस फॉर्मूले का ना अलग से भी सिग्निफिकेंट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। चलिए, तो ट्रस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं ट्रस में। क्वेश्चंस के लिए स्पेस है नहीं, यहीं पे ट्राई करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग जल्दी से फॉर्मूला उतारिए। फॉर्मूला क्या है, m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 3j, 2d एंड 3d के लिए। m इज द नंबर ऑफ मेंबर, r इज द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड j इज द नंबर ऑफ जॉइंट। क्लियर है, चले। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम अगर ट्राई करें, ये ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस है, ये हिंज सपोर्ट हो गया, दिस इज रोलर सपोर्ट एंड दिस इज हिंज सपोर्ट। ये क्या हो गया, हिंज सपोर्ट। क्लियर है। अब आपसे ये बोला जाए कि इस ट्रस में आप डीएसआई निकाल दो, इंटरनल स्टैटिक इंटरवेंसी में निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर आप पहले काउंट करें, कितने नंबर ऑफ मेंबर है काउंट करते हैं, देन आपको ज्वाइंट काउंट करने हैं, देन आपको फॉर्मूला पता ही है क्या है फॉर्मूला, एक बारी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इज व्हाट, एम, फॉर्मूला इज व्हाट, m प्लस आर माइनस 2j। 2d की बात करें, r क्या होता है यहाँ पे 3 होता है, m प्लस 3 माइनस 2j। ठीक है, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर इज देयर, 7 प्लस 3। ज्वाइंट की बात करते हैं, ज्वाइंट कितना है, ज्वाइंट काउंट करें, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, 3 4 5।
कितना जॉइंट है 5, यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। डी एस आई इज इक्वल टू कितना आ गया 0। बात समझ आ रही है? बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करिए, एक क्वेश्चन और ट्राई करिएगा आप लोग। हाँ जी, चलिए ये आपका एक ट्रस्ट बन गया। चलिए इसमें निकालिए जरा, इसमें भी निकालिए डीएसआई कितना आ रहा है, ट्राई करिएगा डीएसआई कितना आ रहा है इस ट्रस्ट का। क्लियर है? तो आपको समझ आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे इन क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, बड़ी आसानी से बना सकते हो। नंबर ऑफ मेंबर, ज्वाइंट काउंट किया और फॉर्मूला में पुट कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम। अब ध्यान से सुनना, देखो ना फ्रेम का क्या है, एक सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं फ्रेम की। नाउ अबाउट द फ्रेम, देखिए फ्रेम में ना मल्टीपल फॉर्मूले, मल्टीपल फॉर्मूले से आप बना सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए ना ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स में आप डीएसआई कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो ट्रिक्स क्या है, हमारी ट्रिक क्या है डीएसआई के लिए, फ्रेम के लिए। इसके लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे डीएसआई इज इक्वल टू 3 × C। 3 × C, 3 का मतलब क्या है भाई साहब, 3 का मतलब है वो तीन अननोन, कौन कौन से कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस, शियर फोर्स, एक्शियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये तीन किसके लिए है, शियर फोर्स, एक्शियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब सी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन लूप, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन लूप, to open loop, number of cut required to open the loop। कितने नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड है एक लूप को ओपन करने के लिए? जो एक सेल होता है, जो एक फ्रेम में लूप होता है, उसको ओपन करने के लिए कितने कट रिक्वायर्ड है, वही हम लोग बेसिकली फ्रेम के लिए डीएसआई जो है कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? इजी है। चलो देखते हैं अप्लाई करके। लेट्स सपोज एक फ्रेम मैंने बना दिया, एक मैंने फ्रेम ड्रॉ किया, ठीक है, डन। और इस फ्रेम का आपको मैं बोल दूं कि डीएसआई निकालिए, फाइंड द डीएसआई ऑफ द गिवन फ्रेम। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या है, 3 × C, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, ओपन द लूप, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द लूप, डीएसआई इज व्हाट, 3 × C, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द लूप। नाउ द कट, कितने कट लगेंगे भाई, कट कितने लगेंगे, कट लगाइए, कट 1 2, लूप ओपन हुआ, ये कट किया, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कट किया, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, तो टोटल कितने कट लग गए 4। कितने कट लग गए 4, तो 3 × 4, सो द डीएसआई इज व्हाट 4, डीएसआई इज व्हाट 12। बात समझ आ रही है आसान, बहुत आसान है। क्या करना है, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द लूप। देखो जैसे ये लूप की बात करें, ये ओपन था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कट मारा मैंने, ये लूप ओपन हो गया, यहाँ पे कट मारा, ये लूप ओपन हो गया, यहाँ पे कट मारा, ये लूप ओपन हो गया, यहाँ पे कट मारा, ये लूप ओपन हो गया। बात समझ आ रही है? आपको क्या करना है, कट मारना है, लूप ओपन करना है, और जितने कट मारे इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, आपका डीएसआई ऑफ अ फ्रेम जो है डायरेक्टली काउंट हो जाएगा, डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, जहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे। दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी में आपको एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी प्लस इंटरनल दोनों को इंक्लूड करना है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो है दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बीम। बीम के केस में अगर बात करें,
बीम के केस में अगर बात करें तो बीम के केस में आपको पता है क्या होता है, डीएसआई बीम की केस में क्या होती है, जीरो होती है। डीएसआई जीरो होती है, यानी कि जो स्टैटिक इंडिटरमेंसी होगी वही एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी होगी। जो स्टैटिक इंडिटरमेंसी होगी वही एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमेंसी होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग एक फ्रेम का केस बना लें, एक बीम का केस बनाएं, डन। और इसका मैं आपको ये बोलूं कि भाई इसका स्टैटिक इंडिटरमेंसी बताओ, क्या बता दो, स्टैटिक इंडिटरमेंसी। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन काउंट करने हैं, क्योंकि डीएसआई तो जीरो होता है। थ्री एक वन कितना हो जाएगा, थ्री वन कितना, थ्री टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे कितना, थ्री, कितने रिएक्शन हो गए, 10, कितने हो गए, 10, 10 माइनस कितना करेंगे, 3, आंसर कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7। अब ये ds का भी एक इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, अगर ds लेस देन जीरो है या ds मोर देन जीरो है, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। क्या, अगर ds मोर देन जीरो है या ds इक्वल टू जीरो है, ये तीनों केसेस आपको याद रखना है। तो अगर ds जीरो है तो ये कहलाता है डिटर्मिनेट, ये कहलाता है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब है ds अगर जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, अगर ds जीरो है उसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे वो सफिशिएंट थे अननोन फाइंड करने के लिए, अननोन यानी कि रिएक्शन फाइंड करने के लिए सफिशिएंट थे, कोई भी एक्सटर्नल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ds मोर देन जीरो है, यहाँ का मतलब है ये इनडिटर्मिनेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनडिटर्मिनेट। और ये केस क्या कहलाता है, अनस्टेबल, दिस इज व्हाट, अनस्टेबल केस। तो आपको बेसिकली ये तीनों चीजें जो है याद रखनी है। क्लियर है, डन हो गया, समझ आया। बीम के केस में स्टैटिक इंडिटरमेंसी एक्सटर्नल इंडिटरमेंसी के बराबर होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, निकाल लिया। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, ट्रस। ट्रस के केस में, ट्रस के केस में फॉर्मूला पहले जनरेट करते हैं। तो देखिए ट्रस के केस में आपको निकालना है डी एस। तो डी एस होता है हमारा डी एस ई प्लस डी एस आई होता है। तो डी एस ई का फॉर्मूला क्या है, आर माइनस थ्री, और डी एस आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एम प्लस आर की वैल्यू थ्री अगर माइनस टू जे, यही पढ़ा है। जरा सॉल्व करें, थ्री थ्री कट गया, फॉर्मूला क्या बना, एम प्लस आर माइनस टू जे, एम प्लस आर माइनस टू जे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एम प्लस आर माइनस टू जे। ठीक है, तो ट्रस के केस में स्टार्टिंग इंडिटरमेंसी क्या होता है, एम प्लस आर माइनस टू जे, वेर आर इज वॉट, आर इज वॉट नंबर ऑफ रिएक्शन, वेर आर इज वॉट number of unknown reactions, number of unknown, sorry, number of reaction, not unknown, number of reactions, number of reactions, number of reactions। ठीक है, तो ट्रस के केस में आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है। आप एक क्वेश्चन ट्राई करें जरा, डन। इस क्वेश्चन का आप डीएसआई निकालें, डीएसई, डीएस निकालें। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए एम प्लस आर माइनस टू जे, और वहां से आप निकालिए, आपको डीएस मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, बड़ा इजी है, आराम से बना लेंगे। नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ रिएक्शंस, यहाँ पे रिएक्शन कितने हैं, दो, दो एंड वन, यानी कि कितना हो गया, 5, रिएक्शन इज 5। जस्ट फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इजी है, आराम से बना लेंगे। आप समझो कि आपने इस चैप्टर के अभी तक 60% चीजें कर ली हैं, आपको पता भी नहीं चला, और चीजें जो आप सीखते गए। और आप जाके एक बार PYQ ट्राई करिए, आपको खुद समझ आएगा कि आज आपने क्या सीख लिया, और बड़ी आसानी से। और ज़्यादा इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी। स्ट्रक्चर के जितने भी टॉपिक हैं आपको मैं इसी तरीके से डिलीवर करूँगा, जहाँ पे आपको ना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, आपसे अपने आप होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ट्राई करिएगा, ये भी आप होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बड़ा आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएंगे इसके भी। डन, ये क्वेश्चन बनाइएगा, इसका भी डीएस निकालिए। ठीक है, डीएस निकालिए, आप दो तरीके से निकालिएगा, डीएस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, दूसरा आप डीएसआई निकालिए
प्लस DSE निकालिए और दोनों को ऐड करिए, फिर उससे DS आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से निकालिए और वेरीफाई करिए कि आंसर आपका सही है नहीं है। क्लियर है? चलिए डन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम। अब अगेन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेम के लिए देखो DS का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, आप ध्यान रखिएगा। DS के लिए फ्रेम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ये होता है 3m प्लस कैपिटल R माइनस 3j, 3m प्लस कैपिटल R माइनस 3j। दिस इज फॉर द 2D। ठीक है, अगर आप 3D की बात करें, दिस इज 6m प्लस R माइनस 6j, 6m प्लस R माइनस 6j फॉर द 3D, यानी कि स्पेस के केस में DS का फॉर्मूला है। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ फ्रेम या रिजिड ज्वाइंट फ्रेम के केस में 3m प्लस R माइनस 3j या 6m प्लस R माइनस 6j फॉर द केस ऑफ 3D। क्लियर है? डन। नाउ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए, आप क्वेश्चन चाहें तो इस मेथड से बना सकते हैं। मैं आपको इसके लिए भी थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा। क्या शॉर्टकट है जरा लिखिएगा। DS ऑफ द फ्रेम होता है, DS ऑफ द फ्रेम होता है 3 इंटू सी डैश, 3 इंटू सी डैश। दिस इज शॉर्टकट। और जरा आप इसलिए अप्लाई करिएगा और इससे वेरीफाई करिएगा। एक क्वेश्चन को दो तरीके से वेरीफाई करिए, अगर आंसर आता है तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या बोला, DS इज इक्वल टू 3 इंटू सी डैश, एंड सी डैश इज व्हाट इज सी डैश? सी डैश यहाँ पे है नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, number of cut required to make stable cantilever, to make stable cantilever। भाई कैंटिलीवर क्या होता है? अभी जस्ट पढ़ा है, कैंटिलीवर वो होता है जो कि एक तरफ फिक्स दूसरे तरफ फ्री, दैट इज व्हाट कैंटिलीवर। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर, मतलब कुछ इस तरीके का पोर्शन बनाना है मेरे बेटे। कैसा? एक तरफ फिक्स करना है, दूसरे तरफ फ्री करना है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल कैंटिलीवर। दैट इज व्हाट? स्टेबल कैंटिलीवर। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर, टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर। अब जो नहीं है उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर है? डन। बना लिया। क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक पहले छोटा क्वेश्चन, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सेकंड्स में बनाएंगे। ठीक है, और तीन तीन तरीके से चेक करेंगे, तीन तीन तरीके से। कौन कौन सा? एक ये तरीका, एक ये तरीका, और तीसरा तरीका क्या है भाई साहब? आपने DSE का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, DSI का पढ़ा है, दोनों तरीके से निकालो। तो ये तीन तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक क्वेश्चन को तीन तरीके से आंसर वेरीफाई करो, कैसे सही नहीं आएगा यार। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो DS और DK के आते हैं वो फ्रेम से ही बनते हैं, तो आपको फ्रेम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जरा ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपने हिंज सपोर्ट लगा दिया, फिक्स सपोर्ट लगा दिया, बीच में आपने हिंज लगा दिया। चलिए, आपको बोला है कि भाई साहब एक काम करो, मेरे को ना इसमें DS निकाल के दिखाओ, DSI निकाल के दिखाओ, एंड DSE निकाल के दिखाओ। क्लियर है? ये तीनों चीज बोला है। ठीक है, सबसे पहले ना DS का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। क्या डायरेक्ट तरीका था? डायरेक्ट तरीका क्या है भाई साहब? नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर, इस तरीके का बनाना है। एक तरफ फ्री, एक तरफ फिक्स करना है। क्या करना है, इन कॉलम को एक तरफ फिक्स और दूसरे तरफ फ्री करना है। तो भैया देखो, पहला कट ये लगेगा, लग गया, दूसरा कट लगा, अभी ये फ्री हुआ क्या? नहीं हुआ। अब फ्री हो गया, अब क्या हो गया? अब ये फ्री हो गया, राइट? दिस इज लाइक फ्री, और ये बन गया आपका स्टेबल कैंटिलीवर, जैसा मैंने वहां पे बोला था। क्लियर है? अब यहाँ पे कट लगाओ, 1 2 3, ये बना क्या? नहीं बना, नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है हिंज सपोर्ट। क्या लगा हुआ है? हिंज सपोर्ट। और आपको पता है कि अगर हिंज सपोर्ट को फिक्स्ड बीम बनाना है या फिक्स सपोर्ट बनाना है तो कितने रिएक्शन की कमी होगी? कितने रिएक्शन की कमी होगी? एक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोमेंट की कमी होगी। इसलिए यहाँ पे बेटा लिख देना है -1, यहाँ पे क्या लिख देना है? -1। यानी कि अब ये मान लो बन गया स्टेबल कैंटिलीवर, और ये स्टेबल कैंटिलीवर है। 3 इंटू सी डैश, सी डैश मतलब कि नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक व्हाट? स्टेबल कैंटिलीवर, राइट? सो द स्टेबल कैंटिलीवर का मतलब क्या है कि एक तरफ फिक्स, दूसरी तरफ क्या कर देंगे, इसको फ्री कर देंगे। डन। तो कितने कट हो गए यहाँ पे? 3 3 इज द 9, 3 इंटू 3 दैट इज व्हाट? सॉरी, 3 इंटू 6, एक सेकेंड, हैंग कर रहा है।
ds इज इक्वल टू वॉट 3 इंटू 6, कितने कट रिक्वायर्ड है 1 2 3 6, टोटल कितना हो गया 18, दिस इज वॉट 18, क्लियर है, डन, दिस इज वॉट 18। नाउ क्लियर है क्या किया हमने, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर, देखिए इसको मैंने कैंटिलीवर बनाया, ये कैंटिलीवर नहीं बन रहा था क्योंकि इसमें एक रिएक्शन की कमी हुई इसलिए -1 लिख दिया और यहाँ पे ये हो गया। अब ds क्या आया 3 इंटू 6 और इसमें से माइनस करेंगे 1, कौन सा वाला है ये वाला, कौन सा वाला सी पॉइंट पे आपने माइनस क्यों करना है क्योंकि सर ये कैंटिलीवर नहीं था, सर ये कैंटिलीवर नहीं था, दैट्स वाई आपने क्या कर दिया 18 माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 17, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, जितने भी बार आपको माइनस करना है वो माइनस आप लिखते जाएंगे, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ आया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कि सारा कंसेप्ट आपको जो है याद हो जाएगा। चलिए तो ये तो हो गया ds निकालने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन का जरा DSE और DSI निकाल के दिखाओ। चलिए आपने क्या किया, आपने भाई साहब अभी निकाला DS जो कि कितना आ गया 3 इंटू 6 कट -1 फॉर द हिंज सपोर्ट, दैट इज व्हाट 18 माइनस 1 इज व्हाट 17। अब ये 17 सही है कि नहीं वेरीफाई करने बनता है कि नहीं बनता, फॉर्मूला वाला तरीका आप कर लीजिएगा, वैसे ये भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेंगे। तो भैया पहला हो गया, सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका आपको बोला DSE निकालना है और आप सबको पता है DS इज व्हाट R-3, होता है या नहीं होता R-3, कितने रिएक्शन है 3 2 5 और 3 व्हाट 8, कितना हो गया 3 2 5 इंटू 3 कितना हो गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 5, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, बात सही है, एग्री करते हो, सब एग्री करते हो इस बात से, चलिए 5 आ गया। अब निकालते हैं DSI, व्हाट DSI क्या था, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, एक सेकेंड मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं क्योंकि डायग्राम थोड़ा ना कितने सारे कट लग गए हैं कि आप लोग को समझ ही ना है कि कौन सा कट लग गया है, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था एक फिक्स सपोर्ट था, एक हिंज सपोर्ट था और एक फिक्स सपोर्ट था और ये दो लाइनें थी, दो बीम थे, यही था ना, क्लियर है। चलिए तो आपसे मैंने बोला कि DSI निकालना है और DSI का फॉर्मूला है 3 इंटू सी, यानी कि नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द लूप, नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द लूप, यहाँ पे सी का मतलब ये है, तो एक दो लूप ओपन हुआ, यहाँ तो पहले से ओपन था, यहाँ जाने के लिए ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन हो गया, ये तो टोटल कितने कट रिक्वायर्ड हो गए बेटा 3 इंटू 4, कितना आ गया 3 इंटू 4 यानी कि कितना 12। अब जरा ध्यान दो, अगर DS यहाँ पे निकालना रहता तो क्या करते, DSE को प्लस DSI को ऐड करते, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्टैटिक इंटरफेरेंसी को ऐड करना, यानी कि 12 प्लस 5 कितना होता है 17 होता है क्या भैया, यही तो निकाल रखा है, हुआ वेरीफाई, दो तरीका हो गया वेरीफाई, क्लियर है, बना लेंगे। अब तीसरे तरीके से चलते हैं यार, तीसरा तरीका क्या बोलता है, तीसरा तरीका क्या है, नाउ द थर्ड वन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, क्या 3m प्लस आर माइनस 3j, 3m प्लस आर माइनस 3j, बस ये लास्ट है, अगर ये तरीका वेरीफाई हो गया मतलब एक क्वेश्चन को तीन तरीके से देख सकते हैं। चलिए m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर है काउंट करिए, मेंबर काउंट करिए 3 कितना हो गया 9 10 11 12 13 14 15 15 मेंबर, 3 इंटू 15, रिएक्शन कितना है 6 प्लस 2 8, डन, -3, ज्वाइंट कितना है, ज्वाइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज्वाइंट है, कितना ज्वाइंट है 12, सॉल्व करिए 45 प्लस 8 माइनस 36 कितना आ गया, आया क्या 17 आया, देखिए जरा कैलकुलेशन करके, आ गया 17, करेक्ट, तो आया, करेक्ट, तो आया 17। भाई एक क्वेश्चन के तीन तरीके, पहला ये रहा नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक द स्टेबल कैंटिलीवर, व्हाट 3 इंटू सी डैश, दूसरा तरीका ये रहा, तीसरा तरीका ये रहा। अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन के तीन तरीके अगर आपको पता है,
आंसर आएगा कि नहीं, एग्जैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और सब में बहुत कम एफर्ट देने, मिनिमम एफर्ट्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डन। अब एक दो क्वेश्चन ले लो यार, बना के आओ। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीके, उसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, वो भी आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। अभी कुछ इसमें स्पेशल केसेस भी बचे हुए हैं इंटरनल हिंज के। जब इंटरनल हिंज आ जाता है तब क्या करना है, जब इंटरनल हिंज आ जाता है तब क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको जो है घर से ट्राई करके आना है। तीनों मेथड से लगाइए भाई साहब, तीनों मेथड से लगाइए और आंसर चेक करिए और देखिए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डन, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये था, ये आपको ट्राई करना है, बना के आना है। आंसर नहीं आता तो मुझे बताइए। डन, क्लियर है, बना लेंगे तीनों मेथड से। तीनों मेथड आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। पहला 3 इंटू सी डैश नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक स्टेबल कैंटिलीवर, और दूसरा क्या है, डी एस इज इक्वल टू डी एस ई प्लस डी एस आई। फॉर्मूला आपको पता है, यह क्या होता है R-3, और ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है 3 इंटू सी नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू ओपन द लूप, और तीसरा फॉर्मूला है 3m प्लस R-3j। तो दीज 3 मेथड्स हैं एक क्वेश्चन के, ट्राई करिए और आंसर निकाल के आइए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा सा बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, जो एग्जाम में आपके बेसिकली करता है और देख के आपको डरवा देगा। क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा अरे क्या ही पूछ लिया ये, पर आंसर भाई साहब विद इन सेकेंड आएगा। ठीक है, चलिए भाई, बीम उम सीधे सीधे बनाइएगा, कॉलम टेढ़ा नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लो और जाके ना आज स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कहीं पे भी फंस जाओ तो बताना, कहीं पे भी फंस जाओ तो बताना। बाकी हमारे बैचेस प्रॉपर चल रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेई सीबीटी 2 की बात करूं मैं, या एसएससी जेई 2024 के लिए। देखिए मैं आपको अभी बोलूंगा, ये साल ना बहुत क्रूशल है यार, अच्छे से प्रिपरेशन करो और वैकेंसी लो। आपके पास अभी आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आने वाली है, स्टेट की वैकेंसी हो ही रही है, इलेक्शन आने वाला है तो वैकेंसी आपको हर बार दिखती है। ठीक है, तो जल्दी से प्रिपरेशन करिए, और एसएससी जेई 2024 के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं। इवन अगर आप गेट 2024 के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी आप हमारे यहाँ इनरोल कर सकते हैं। गेट 2025 का भी बैच हमारे पास चल रहा है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप किसी भी बैच में आके इनरोल करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, और आपको जितने भी फैकल्टी मेरे पास मिलेंगे, हमारे पास जितने भी फैकल्टी हैं टीडीसी की टीम में, सारी फैकल्टी एक से एक है, जिन्होंने प्रॉपरली एग्जाम निकाला है, जिनके खुद एक एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे, जिनको आप यूज कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी प्लस स्पेशल केसेस भी देखेंगे जब इंटरनल हिंज आ जाता है। वो भी एक लेक्चर आपका जो है एक 1.5 आवर का होगा, जिसमें आपका ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, गेट की, ईएससी की, और चाहे जेईई की, वो सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने नंबर दे दिया है, आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अच्छी चीजें सीखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।